नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 22 अगस्त 2023 के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। दो एडिटोरियल्स डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। कौन कौन से एडिटोरियल्स हैं? एक तो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप यहां पे खत्म हुआ है, स्पेन ने इसको जीत लिया है। तो वुमेन्स स्पोर्ट में ये कितना मोमेंटस फीट है, इसके बारे में यहां पे बात की गई है। ऑस्ट्रेलिया में ये स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा था, इसको देखेंगे। फिर अगला, सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच का डिवाइड। आज की डेट में सऊदी अरेबिया यूएई एक दूसरे के दुश्मन से नजर आ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ओपनली मोहम्मद बिन जायद जो कि यूएई के लीडर हैं उसके अगेंस्ट बोलते नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ साल पहले ही इन दोनों कंट्रीज की दोस्ती थी। तो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक और टॉपिक आज ब्रिक्स से रिलेटेड है दोस्तों, बट ब्रिक्स वाला टॉपिक मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। उसके जो आइडियाज है मुझे उतने कंसोलिडेटेड सॉलिड या फिर एग्जाम्स में इस्तेमाल करने लायक लगे नहीं, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। इसके साथ साथ यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम www.harshitdidi.com पे अवेलेबल है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। थोड़ी देर में बताऊंगा उसके बारे में। करंट अफेयर्स में दोस्तों एक न्यूज है, आईसीएसएसआर टू डेवलप इंडियनाइज्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी टूल्स। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ने रिसेंटली एक रिसर्च का कंपटीशन से चलवाया था। उसमें कुछ प्रपोजल्स मंगवाए थे। किस बारे के प्रपोजल्स? तो यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी पब्लिक पॉलिसी इनिशिएटिव्स वो कैसे काम कर रहे हैं, उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उनके बारे में लोगों को कैसे अवेयर कराया जा सकता है। इसके चलते के लोग प्रपोजल्स मंगवाए गए थे और 500 रिसर्चर्स को इन प्रपोजल्स के बेसिस पे फंडिंग मिलेगी, अवार्ड मिलेगा। ये क्या है, इसको देखेंगे। इक्वेडर के अंदर लोगों ने वोट डाल के अमेजोन के एक पर्टिकुलर इलाके में ऑयल ड्रिलिंग के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस के रिस्पेक्ट में टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग यहां पे देखेंगे, जिस पेपर 3 में काम आ जाएगा। और भाई साइंस एंड टेक का एक बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल है, द स्टोरी ऑफ हाउ द डेडलीस्ट वायरस टू ह्यूमन वॉज रिवाइव्ड। भाई मैं कहूंगा ये आर्टिकल भाई आज का मुझे सबसे अच्छा आर्टिकल लगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब आई एम नॉट श्योर कि ये आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है, बट ये नॉलेजफुल बहुत है। तो इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर साइंस एंड टेक के आर्टिकल को यहां पे इंक्लूड किया है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और अगला, ऑन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। इस समय पे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया कहां खड़ा है? एक्चुअली में हुआ ये है, जो प्रीवियस गवर्नर रहे हैं हमारे आरबीआई के रघुराम राजन साहब, इन्होंने रिसेंटली ये बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में जो ये प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ना यूनियन गवर्नमेंट की, ये पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। तो इसके जवाब में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स राजीव चंद्रशेखर साहब ने रघुराम राजन साहब को काउंटर किया। अब रघुराम राजन साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन थोड़ा जो उनका थॉट प्रोसेस है वो करंट रूलिंग सरकार के एंटी नजर आता है। तो अपोजिशन अलाइंड वो दिखते हैं, और ऑब्वियसली बात है प्रेजेंट सरकार अपने हिसाब से बात करेगी। तो दोनों के पॉइंट्स क्या हैं, रघुराम राजन साहब के और राजीव चंद्रशेखर साहब के, इसको समझने की कोशिश करेंगे पीएलआई में। और नॉर्थ सी में ड्रिलिंग के इशू के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। यूके सरकार ने ऑफशोर ड्रिलिंग की परमिशन दी है नॉर्थ सी में, और इस परमिशन के बेसिस पे क्या प्रॉब्लमेटिक चीजें हो सकती हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो इतनी चीजें हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, इतने आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। बिना टाइम बर्बाद किए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहां पे लेक्चर की पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। हो सके दोस्तों तो मेरा मेंटरशिप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। www.harshitdivedi.com पे ये पर्टिकुलर मेंटरशिप कोर्स अवेलेबल है। मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन को आप प्ले स्टोर से और iOS दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को रेफर कर सकते हैं। तो भैया फीफा वुमेन वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं। जितनी भी ग्लोबल वुमेन स्पोर्ट्स कंपटीशन है ना, अगर आप देखो तो ये एक केवल एक स्पोर्टिंग स्पेक्टिकल नहीं है। आज की डेट में मेंस स्पोर्ट्स को ज्यादा वरीयता दी जाती है, वुमेन स्पोर्ट्स को ज्यादा वरीयता नहीं दी जाती, जनरली ऐसा माना जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग वुमेन स्पोर्ट्स को भी प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। तो अगर आप एक बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट करवाते हो सिर्फ वुमेन बेस्ड, तो आप सिर्फ एक स्पोर्टिंग स्पेक्टिकल कंडक्ट नहीं करवा रहे हो, आप ओवरऑल एक इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट कर रहे हो। और जो भी मेल एक्सेप्शनिज्म और दुनिया भर में जो मेल आप कह लो डोमिनेंट पेट्रियार्कल सिस्टम चल रहा है, उसके अगेंस्ट कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो, एक ब्रॉडर सोशल रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हो। और कुछ ऐसा ही किया है रिसेंटली फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ने, जो कि संडे को खत्म हुआ है। स्पेन 1-0 से जीत गया है इंग्लैंड से। इंग्लैंड रनर अप था, स्पेन जीता है। 75,784 लोग स्टेडियम जो है सिडनी का जो स्टेडियम था ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे इस पर्टिकुलर मैच को देख रहे थे। स्पेन ने अपना मेडन वर्ल्ड कप उठाया है, ठीक है ना भाई। और स्पेन और जर्मनी अब ऐसी दो कंट्रीज बन गई हैं जिनकी मेल टीम ने भी फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है और जिनकी वुमेन्स टीम ने भी फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। तो द गार्जियन ने यहां पे रिपोर्ट किया है कि ऑन एन एवरेज 30,000 फैंस अटेंड कर रहे थे हर मैच को। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी ओवरऑल कुछ मैचेस यहां पे हुए हैं। 2 मिलियन टिकट्स यहां पे बिके, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अब तक वुमेन स्पोर्टिंग स्पेक्टिकल्स में, वुमेन वर्ल्ड कप में, फुटबॉल वाले में इतने टिकट नहीं बिके हैं। और ओवरऑल वुमेन स्पोर्ट्समैन को भी लोगों ने लाइक किया, जैसे कि स्पेन की एटाना बोनमाटी हैं, ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। ओल्गा कैरोमोना, इन्होंने विनिंग गोल स्कोर किया स्पेन के लिए सेमीफाइनल फाइनल में।
सबसे ज्यादा गोल स्कोरर कौन थी? तो जापान की हिनाटा मियाजावा हाईएस्ट गोल स्कोरर थी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जापान की हिनाटा मियाजावा हाईएस्ट गोल स्कोरर है वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 की। एटाना बोनमाटी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है स्पेन की तरफ से। ये सब किसी भी वन लाइनर एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाएगा। आपको पता है कि एसएससी रेलवे टाइप के वन लाइनर में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लैंड की जो मैरी एप्स हैं, ये बेस्ट गोल कीपर थी। तो वर्ल्ड कप ने बेसिकली वाइड जियोग्राफिक स्प्रेड दिखाया वुमेन्स फुटबॉल का। अगर आप देखो तो फुटबॉल में यूरोप और साउथ अमेरिका के नेशंस को हेगेमोनिक माना जाता है, यही जीतते हैं। लेकिन ओवरऑल वुमेन का ये जो 9 एडिशन हो चुके हैं अब तक वर्ल्ड कप के, इसमें से केवल 4 बार जो नेशंस हैं वो यूरोप और साउथ अमेरिका के। जर्मनी ने 2 बार, एक बार नॉर्वे ने, एक बार स्पेन ने। 2023 में तो जर्मनी को कोलंबिया ने हरा दिया ग्रुप स्टेज में। जापान जो कि 2011 का वर्ल्ड चैंपियन था, उसको इस बार स्पेन ने 4-0 में हराया था प्रिलिमिनरी राउंड में। मोरक्को ने हिस्ट्री बनाई इस पर्टिकुलर मतलब वुमेन्स वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में क्वालिफाई करके पहले 16 स्टेजेस में। ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे फिनिश हुआ है। ऑस्ट्रेलिया होस्ट था, तो ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस भी यहां पे अच्छी बताई जा रही है। ठीक है, तो कुल मिला के काफी तारीफ की जा रही है इस बार के एडिशन की। मार्टा लेजेंडरी ब्राजीलियन वुमेन प्लेयर है, उनका ये बोलना है कि इनका छठा और फाइनल वर्ल्ड कप था, और उन्होंने बोला था जब उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया, ऑब्वियसली बात है फुटबॉल के फील्ड में वुमेन्स के लिए इतना रिकॉग्निशन था नहीं, बट आज की डेट में इतने बड़े स्केल पे वुमेन स्पोर्टिंग स्पेक्टिकल हो रहा है, वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एक यहां पे जरूर थोड़ा मिसमैच है कि वर्ल्ड कप की जो प्राइज मनी है वो मेल वाले वर्जन की टीम को $440 मिलियन है, फीमेल वाले की $152 मिलियन है। तो इसको यहाँ पे नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। वुमेन भी यहाँ पे एक्सीलेंस कर रही हैं, ओवरऑल मेन को टक्कर दे रही हैं इस प्रकार के स्पोर्टिंग फील्ड में, तो प्राइज मनी भी बराबर होनी चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स बोलेंगे कि मेन वाले में ज्यादा स्पॉन्सर्स होते हैं, फीमेल वाले में कम स्पॉन्सर्स होते हैं। वो सब बहस तो देखिए होती रहती, बट बेटर ये रहेगा कि दोनों के जो बेनिफिट्स हैं उनको इक्वलाइज नॉर्मलाइज किया जाए। फिर अगला, सऊदी अरेबिया यूएई डिवाइड बिकम्स पब्लिक। मिड जुलाई में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि दिसंबर में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ सऊदी जर्नलिस्ट को, दिसंबर 2022 की बात हो रही है यहाँ पे, ये बोला कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने सऊदी अरेबिया के पीठ में चाकू घोसा है और यूएई ने सऊदी अरेबिया को धमकाया है। और मोहम्मद बिन सलमान ने बोला कि यूएई ये सोचता है कि वो सऊदी अरेबिया को धमका के बच जाएगा। कतर ने भी एक समय पे सऊदी अरेबिया को धमकाया था और पलट के सऊदी अरेबिया ने खतरनाक जवाब दिया था, हम यूएई को भी जवाब देंगे। ये कौन से जवाब की बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान? तो 2017 में कतर के ऊपर एक 4 साल का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया था सऊदी अरेबिया ने, और उस ब्लॉकेड में यूएई ने सऊदी अरेबिया की मदद की थी। तो आज की डेट में सऊदी अरेबिया की यूएई के साथ बनती नजर नहीं आ रही है। यूएई के जो रूलर है ना, शेख मोहम्मद बिन जायद, एमबीजेड बोलते हैं इनको, यहां पे मैं एमबीजेड बोलूंगा, ये कुछ इंस्टेंसेस में सऊदी अरेबिया की सुन नहीं रहे। जैसे कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की मीटिंग हुई, वहां पे चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग आए थे, तो एमबीजेड को आना था, बट एमबीजेड अटेंड करने के लिए आए नहीं। और भी बहुत से मुद्दे हैं जहां पे मोहम्मद बिन सलमान, जो कि मिडिल ईस्ट में गल्फ की रीजन में लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन इनको लीडर बनने नहीं दे रहा यूएई। यूएई अपने हिसाब से काम कर रहा है। अब शुरू में जो मोहम्मद बिन सलमान थे और जो आपके यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद, इनकी अच्छी खासी बनती थी। जब पहली बार मोहम्मद बिन सलमान अपने फादर के साथ पब्लिक लाइफ में आए, जब ये थ्रोन पे, इनके फादर थ्रोन पे बैठे 2015 में, उस समय पे मोहम्मद बिन सलमान का मोहम्मद बिन जायद के साथ एक बड़ा ही स्पेशल बॉन्ड था। वो अलग बात है कि मोहम्मद बिन सलमान मोहम्मद बिन जायद से बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो ऐसा बोला गया कि शायद मोहम्मद बिन सलमान मोहम्मद बिन जायद को एज अ मेंटर की तरह देखते हैं। दोनों रॉयल्स ने अपनी कंट्रीज को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह एक दूसरे के साथ बाउंड किया। जब यमन में वॉर हुआ तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ खड़ी थी। इजिप्ट के अंदर अल सीसी के रिजाइम को स्ट्रांग करने के लिए दोनों कंट्रीज ने मिलकर काम किया। दोनों कंट्रीज ने ईरान को रीजनल थ्रेट की तरह देखा, मुस्लिम ब्रदरहुड को डिसलाइक किया और कतर के ऊपर इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाने में एक दूसरे की मदद की। 2019 में सुदान के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को दोनों ने मिलकर सबवर्ट किया ताकि वो अपनी डिक्टेटरशिप को जस्टिफाई कर सके अपनी कंट्रीज में। और पिछले कुछ सालों में इन दोनों कंट्रीज के बीच के डिफरेंसेस काफी ऑब्वियस हो चुके हैं। जुलाई 2017 में यूएई ने एब्रप्टली रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल टू कट ऑयल प्रोडक्शन पुट फॉरवर्ड बाय ओपेक प्लस। ओपेक प्लस ने जो ऑयल कट का मतलब देखिए क्या, ओपेक प्लस के रिजीम के अंदर सऊदी अरेबिया काफी डोमिनेंट है। सऊदी अरेबिया चाहता है कि जो वो बोले वो हो, और उसके बेसिस पे ओपेक प्लस के दम पे, जिसमें रशिया भी एक मेंबर है, सऊदी अरेबिया चाहता है कि दुनिया भर के तेल की सप्लाईज को वो कंट्रोल करें। अब यूएई ने सऊदी अरेबिया की बात को मानने से मना कर दिया जुलाई 2017 में कि भैया हम ऑयल के प्रोडक्शन को कट नहीं करेंगे, हमें एक्चुअली में ऑयल की जरूरत है। और उस समय पे यूएस भी प्रेशराइज कर रहा था यूएई को कि भाई ऑयल थोड़ा पैदा करते रहिए। तो अबू धाबी ने बोला
कि हम तो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, अपने ऑयल के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करेंगे। अब इस बात को लेकर सऊदी अरेबिया हो गया नाराज। फिर 2019 में एक और इवेंट हुआ, यूएई ने अपने ट्रूप्स को यमन से वापस बुला लिया और लिमिटेड बेसिस पे यूएई, आप कह लो यमन की क्राइसिस में इन्वॉल्व था, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था। जो यमन का सदर्न हिस्सा है ना, वहां पे सेक्शनिस्ट मूवमेंट को लीड कर रहा है यूएई, और यूएई भी वहां के लोगों को सपोर्ट कर रहा है कि ठीक है भाई, यमन को फिर से दो भागों में तोड़ दो। और जो लोकल फाइटर्स हैं वो इंडिपेंडेंस साउथ और साउथ के लिए लड़ रहे हैं, और यूएई उसमें उसकी मदद कर रहा है। यूएई ने ओवरऑल यमन के कुछ पोर्ट्स के ऊपर कब्जा किया। सोकोत्रा आइलैंड जो कि गल्फ ऑफ एडन में, उसके ऊपर कब्जा किया। पेरम आइलैंड जो कि बाब अल मंदेब में, उसके ऊपर कब्जा किया। यूएई ने अपने बेसिस को स्टैब्लिश किया एरिट्रिया में और सोमालीलैंड में। तो इससे यूएई ने क्या किया है कि स्ट्रेटेजिक नेटवर्क खड़ा कर दिया, जिसमें गल्फ, रेड सी, हॉर्न अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, हर जगह पे अपनी प्रेजेंस में यूएई ने अपने आप को इन्वॉल्व किया है। यमन की फाइटिंग हो जाए, चाहे तेल का प्रोडक्शन हो जाए, हर जगह पे यूएई का जो स्टैंड है ना, वो सऊदी अरेबिया से अलग हो रहा है। अब अगर गल्फ के नेशंस में सऊदी अरेबिया बाप बनना चाहता है, हीरो बनना चाहता है, तो वो जो चाहे वैसा होना चाहिए। अब सऊदी अरेबिया के जस्ट बगल में जो यूएई है, वो सऊदी अरेबिया की सुन नहीं रहा। ठीक है, सऊदी अरेबिया को कुछ पॉलिसी सेटबैक्स मिले हैं, जैसे कि पिछले कई सालों से यमन के अंदर जो सिविल वॉर चल रहा है, उसमें सऊदी अरेबिया लड़ाई जा रहा है, सऊदी अरेबिया को ज्यादा कुछ मिला भी नहीं। दूसरा, अगर आप देखो तो सीरिया के अंदर भी सऊदी अरेबिया को बहुत बड़ी सक्सेस मिली नहीं। बशर अल असाद को हटाना चाहता था सऊदी अरेबिया, लेकिन रशिया ने इंटरवीन किया और बशर अल असाद आज भी अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। समझ गए। यूनाइटेड स्टेट्स ने रिपीटेड मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए 2019 में। मतलब कुल मिला के अगर आप देखो तो सऊदी अरेबिया को एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी में काफी सेटबैक्स मिले हैं, चाहे फिर वो रशिया हो, चाहे फिर वो तेल की प्रोडक्शन हो, चाहे फिर वो यमन का सिविल वॉर हो। और इन सेटबैक्स के चलते कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया यूएई को रिस्पॉन्सिबल मानता है कि यूएई भाई सऊदी अरेबिया के हिसाब से नहीं चल रहा, या सऊदी अरेबिया यूएई के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठ पा रहा है, जो भी आप बोलो। फिर अगर आप देखो तो कतर के ऊपर जो ब्लॉकेट लगाया था सऊदी अरेबिया ने, जनवरी 2021 में हटा दिया। ईरान के साथ अप्रैल 2021 में बगदाद में बातचीत शुरू कर दी सऊदी अरेबिया ने, और आज की डेट में सऊदी अरेबिया ईरान के साथ चाइना के नेगोशिएशन के अंदर ठीक ठाक बेसिस पे इंगेज कर रहा है। तो अब आज की डेट में अगर ये सारे काम कर रहा है सऊदी अरेबिया, तो वो चाहता है कि यूएई भी मिले, लेकिन यूएई एक अलग ही फॉरेन पॉलिसी गेम अपना रहा है। यूएई ने अपने टाइज को इजराइल के साथ नॉर्मलाइज कर लिया अगस्त 2020 में। सऊदी स्पॉन्सर्ड जो अरब पीस इनिशिएटिव है, जिसमें सऊदी अरेबिया बोलता है कि हम इजराइल के साथ रिश्ते बनाएंगे, लेकिन इजराइल पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट को माने, इस बात को मानने से यूएई ने मना कर लिया। यूएई ने तो सीधे सीधे अब्राहम अकॉर्ड्स में इजराइल के साथ ऑफिशियल रिश्ते भी स्थापित कर लिए। समझ गए भाई। फिर भाई सऊदी अरेबिया चाहता था कि सीरिया को अरब लीग में जोड़ लिया जाए मई में, इस महीने में, लेकिन उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में जहां पे अरब लीग में सऊदी अरेबिया को जोड़ना, सीरिया को जोड़ना था, मोहम्मद बिन जायद अटेंड करने ही नहीं आया उसको। तो कुल मिला के यूएई की अप्रोच और सऊदी अरेबिया की अप्रोच काफी अलग हो चुकी है। सूडान में एक समय पे जहां पे दोनों की अप्रोच सेम हुआ करती थी, सूडान में भी इन दोनों कंट्रीज की अप्रोच अलग हो चुकी है। सूडान के अंदर डेमोक्रेटिक रूल तो नहीं चाहती है दोनों कंट्रीज, लेकिन कौन सा मिलिट्री जनरल राज करेगा, इस बात पे ना सऊदी अरेबिया एग्री हो रहा, ना यूएई। यूएई यहां पे सपोर्ट कर रहा है मिलिट्री लीडर दागालो को, और सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है आर्मी चीफ अल बुरहान को। तो वहां पे सऊदी अरेबिया में, सूडान में भी तगड़ा ही बवाल मचा हुआ, और उस बवाल में प्रॉक्सी प्लेयर्स हैं यूएई और सऊदी अरेबिया। और सऊदी और यूएई का कंपटीशन अब डोमेस्टिक इलाकों में भी पहुंच चुका है, चाहे ग्लोबल बिजनेस हो, टूरिज्म हो, फाइनेंस हो, टेक्नोलॉजी हो। सऊदी अरेबिया प्रिंसिपल हब बनना चाहता है रीजनल ट्रेड का, यूएई प्रिंसिपल हब है इस समय पे रीजनल ट्रेड का। तो यूएई की जो पोजीशन है वो सऊदी अरेबिया छीनना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है यूएई ऐसा होने नहीं देगा। गल्फ और रेड सी में बहुत सारे पोर्ट्स को डेवलप करने की बात कर रहा है सऊदी अरेबिया। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहा है। तो कुल मिला के अगर आप देखो, सऊदी अरेबिया को लगता होगा कि यार ये इतनी छोटी सी कंट्री और हमारी बात सुनती नहीं। यूएई भले ही एरिया में छोटा हो, लेकिन वो अपने आप को किसी भी हिसाब से सऊदी अरेबिया के सामने जूनियर पार्टनर मानने को तैयार ही नहीं है। यूएई समझ रहा है कि भाई हम अपने आप में बॉस हैं, हम अपने आप को जूनियर पार्टनर नहीं मानेंगे, ना पॉलिटिकल, ना ही इकोनॉमिक और ना ही लॉजिस्टिकल एरेना में। तो इसके चलते कनेक्टिविटी, ट्रेड, टूरिज्म, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस फ्रेंडली होना, टूरिज्म को प्रमोट करना, इन सब फील्ड में यूएई सऊदी अरेबिया आज की डेट में एक दूसरे के साथ इंगेज नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं और एक दूसरे का काटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो एनिमोसिटी है सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में वो बढ़ रही है। और ये देखिए होना ही था। क्यों होना था भाई? सिंपल बात है। अब आप सोचो, एक तरफ सऊदी अरेबिया, एक तरफ यूएई, दोनों सुन्नी इस्लाम धर्म में मैक्सिमम फॉलोवर्स है, लीडरशिप भी उस पर बेस्ड है, एक दूसरे के साथ चल रही थी। अब शिया बेस्ड ईरान के साथ सऊदी अरेबिया रिश्ते बना रहा है, और सऊदी अरेबिया का जो स्टांस है वो कुछ हद तक प्रो चाइना टिल्ट हो रहा है। यूएई बहुत हद तक प्रो यूएस है,
तो कहीं ना कहीं डिसेंशंस तो देखिए आ ही जाते हैं, और वो डिसेंशंस यहाँ पे दिख रहे हैं। मेंटरशिप कोर्स के बारे में एक बार आपको रिमाइंड करना चाहूंगा दोस्तों, www.harshitdwedi.com पे जाके आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। डेली के बेसिस पे यहाँ पे वीडियोस अपलोड होती हैं, कल भी 2 वीडियोस अपलोड हुई, किस दिन ज्यादा किस दिन थोड़ी कम, तो आप चाहें तो एक बार कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं भाई हम लोग अपने करंट अफेयर्स के एनालिसिस पे। करंट अफेयर्स के एनालिसिस में पहली न्यूज, आज वैसे ज्यादा न्यूज़ है नहीं, काम के भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एडिटोरियल के 2 ही थे, ठीक है। तो भैया, और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, ब्रिक्स का एक आर्टिकल उतना यूजफुल नहीं लगा, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ये जल्दी अनाउंस करेगा रिजल्ट्स रिसर्च अवार्ड प्रपोजल्स के, जो कि इसने इनवाइट किए थे टू स्टडी द इंपैक्ट ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड पब्लिक पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। केंद्र की सरकार ने जो भी पब्लिक पॉलिसी इनिशिएटिव्स बनाए हैं, जो भी अलग अलग स्कीम्स बनाई हैं, वो स्कीम्स ग्राउंड लेवल पे कैसे परफॉर्म कर रही हैं, इसकी परफॉर्मेंस को चेक करना, ओवरऑल इनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इसके ऊपर अपना प्रपोजल देना, और इसके बेसिस पे इन स्कीम के बारे में अवेयरनेस फैलाना लोगों के अंदर। इन सब चीजों के बेसिस पे कुछ प्रपोजल सामने आए हैं, और यहां पे 500 रिसर्चर्स को फंडिंग दी जाएगी फील्ड वर्क करके ओवरऑल स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन की। अब क्या है कि भाई आज की डेट में दुनिया भर में जब भी डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स की प्रोग्रेस को चेक किया जाता है, तो हम वेस्टर्न मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। तो ICSSR यहां पे क्या कर रहा है कि इन रिसर्चर्स के आइडिया के बेसिस पे एक इंडियनाइज्ड, मतलब इंडिया की बेस्ड रिसर्च मेथोडोलॉजिकल टूल्स के आधार पर कंट्री के सोशल और इकोनॉमिक्स चेंजेस के क्वांटिफाई करने का टारगेट है। कौन सी स्कीम्स और पॉलिसीज के रिस्पेक्ट में, इंपेरिकल रिसर्च के रिस्पेक्ट में प्रपोजल्स मांगे गए? तो पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, ईयर ऑफ मिलेट 2023, आयुष्मान भारत जन औषधि योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, पीएम गति शक्ति योजना, फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स एंड इनकम्स एंड इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015, बेनामी प्रोहिबिशंस, बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 वगैरह वगैरह। ICSSR के जो मेंबर सेक्रेटरी और प्रोफेसर हैं इंग्लिश में आपके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जिनका नाम है धनंजय सिंह, इन्होंने हिंदू को बताया कि द ICSSR हैज अ मैंडेट टू कैरी आउट प्राइमरली डाटा ड्रिवन एम्पेरिकल रिसर्च ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट एंड पॉलिसी, इंपैक्ट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेसिकली ICSSR यहां पे क्या कर रहा है कि इंपेरिकल रिसर्च कर रहा है। इंपेरिकल रिसर्च डाटा के बेसिस पे होती है, तो कंक्रीट इकोनॉमिक डाटा के बेसिस पे यहां पे फाइनल एनालिसिस करके भारत सरकार की पॉलिसीज का क्या पॉजिटिव इंपैक्ट जा रहा है, क्या नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है, इसको असेस करने की कोशिश की जाएगी। 500 रिसर्चर्स के प्रपोजल को स्टडी किया जा रहा है, 500 रिसर्चर्स को पैसा दिया जाएगा, इंडिविजुअल रिसर्चर्स को 6 महीने के लिए 6 लाख और इंस्टीट्यूशंस को 6 महीने के लिए 30 लाख। और ये लोग ग्राउंड लेवल पे अपने अपने इलाके में अपने एलोकेटेड एरिया में रिसर्च करेंगे और अपने प्रपोजल्स को यहां पे सबमिट करेंगे। ठीक है ना भाई। इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक, इसमें सोशल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, और सोशल साइंस पब्लिक पॉलिसी को बहुत हद तक अफेक्ट करती है। अगर हमको पब्लिक पॉलिसी को स्टडी करके ग्राउंड में लोगों के लिए बेनिफिशियल इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट करना है, तो इसके लिए स्पेसिफिक रिसर्च कंडक्ट की जाएगी, इसीलिए इनिशिएटिव यहां पे चलाया जा रहा है। फिर अगले न्यूज पे आ जाते हैं, इक्वाडोरियंस रिजेक्ट ऑयल ड्रिलिंग इन अमेजोन इन हिस्टोरिक डिसीजन। तो भैया एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया, इक्वाडोरियंस ने संडे को वोट डाला और बोला कि अमेजोन के एक प्रोटेक्टेड इलाके में जहां पे 2 अनकॉन्टेंटेड ट्राइब्स रहती हैं, वहां पे ऑयल ड्रिलिंग के प्रपोजल को ये रिजेक्ट करते हैं। 90% बैलेट्स की यहां पे काउंटिंग हुई है। 10 में से 6 इक्वाडोरियंस का ये बोलना है कि जो ब्लॉक 44 है, क्योंकि यसुनी नेशनल पार्क में, याद रखना यसुनी नेशनल पार्क इक्वाडोर में है, ठीक है ना। ये मैच द फॉलोइंग्स में कहीं आ सकता है, यूपीएससी में इस प्रकार के सवाल आते हैं। और यहां पे 2 अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स रहती हैं, तगैरी और तरुमिनानी। तो कल की डेट में मैच द फॉलोइंग टाइप में आपको तगैरी लिख दिया जाएगा और आगे रीजन्स के 4 ऑप्शन लिखे होंगे, आपको एक में मैच कराना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, तगैरी और तरुमनी पाई जाती हैं यसुनी नेशनल पार्क ऑफ इक्वाडोर में। 1989 में यसुनी को एक वर्ल्ड बायोस्फीयर डेजिग्नेट किया गया था यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर आप देखो तो सरफेस एरिया 1 मिलियन हेक्टेयर का है, 610 स्पेशीज बर्ड्स की पाई जाती है, 139 स्पेशीज एम्फीबियंस की, 121 स्पेशीज रेप्टाइल्स की यहां पे पाई जाती है। सिग्निफिकेंट ब्लो लगा है यहाँ पे इक्वेटोरियन प्रेसिडेंट गुलिमर्ने लासो को। ये ऑयल ड्रिलिंग कराना चाह रहे थे, रेवेन्यूज इनकी कंट्री की इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो बेसिकली यहां पे अगर आप देखो तो जो इक्वाडोर की ऑयल कंपनी है पेट्रो इक्वाडोर, इसको काफी नुकसान होने वाला है। और जो कंट्री के प्रेसिडेंट है फर्नांडो विलावेंशियो, ठीक है ना, नहीं ये एक्चुअली फर्नांडो विलावेंशियो को तो यहाँ पे वो हुआ था, एसेसिनेशन हुआ था, मैंने शॉर्ट बनाया था। प्रेसिडेंट गुलिमर्नो लासो, इनके यहाँ पे प्लान थोड़े डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि प्रेसिडेंट का प्लान ये था कि बड़े स्केल पे यहाँ पे माइनिंग वगैरह की जाएगी, ऑयल ड्रिलिंग से पैसा आएगा इक्वेडर के पास,
ये सारे प्लान यहां पे फेल हो गए। आगे, वो स्टोरी जिसके बेसिस पे ह्यूमन का सबसे बड़ा वायरस की एक्ज्यूमिंग हुई, कहानी है अगस्त 1997 की। अलास्का जो स्टेट है ना यूएस का, वहां पे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है ब्रेविग मिशन। वहां पे एक इंडिविजुअल पहुंचता है, जोहान ह्यूनन, और ये अगस्त 1997 में भी पहुंचा, और ये इससे 46 साल पहले भी वहां पे गया था, लगभग आप कह लीजिए 1951 में। तो 1951 में भी यहाँ पे ब्रेविग मिशन नाम का जो गांव है अलास्का में, वहां गया था कौन, जोहान हिल्टन, और 1997 में भी गया। 1997 में ये एक और इंडिविजुअल के साथ गया था। गया क्यों था भाई, वहां पे एक मास ग्रेव है अलास्का के इस ब्रेविग मिशन में, मास ग्रेव है, और ऐसा बताया जाता है कि इस मास ग्रेव के लोग एक पर्टिकुलर प्रकार के वायरस से मरे थे। और वो वायरस, चूंकि अलास्का ठंडा इलाका है, हमेशा वहां पे बर्फ जमी रहती है, तो इनकी बॉडी के साथ साथ जो वो वायरस है वो भी इनकी बॉडी के अंदर प्रिज्यूम्ड है, मतलब वो है, प्रिजर्व्ड है। तो इसीलिए यहां पे ब्रेविग मिशन में जाके जो आपके ये मिस्टर जोहान हुल्टन थे, जोहान हुल्टन ने ये बोला कि भाई हमें मास एक्सह्यूमेशन करने की परमिशन दी जाए, हमें अंदर से बॉडी निकालने की परमिशन दी जाए, हमें वायरस के सैंपल्स चाहिए, और इस वायरस के सैंपल पे स्टडी करेंगे, साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे। तो लोगों ने वहां पे परमिशन दे दी कि ठीक है भाई, ओवरऑल जो डेडलीस्ट वायरस है, चूंकि एक नोबल कॉज के लिए यहाँ पे एक्सह्यूमेशन किया जा रहा है बॉडी का, तो जो लोकल रहने वाले लोग हैं उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, आपको एक्सह्यूमेशन करना हो तो कर लो। देखिए, साइंटिस्ट रूटीनली नए वायरसेस के ऊपर लेबोरेटरी में स्टडी कर, जो उनका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए बोल लीजिए, आरएनए बोल लीजिए, एग्जिस्टिंग वायरसेस के डीएनए आरएनए से नए वेरिएंट्स यहां पे बनाए जाते हैं। अब देखिए क्या है कि ये जो नए वेरिएंट्स बनते हैं नेचुरली एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। देखा जाए तो ये साइंटिस्ट वायरस नहीं बना सकते, वायरस बनने के लिए तो इनको नेचर पे डिपेंड करना पड़ेगा। वायरस के जेनोम की सीक्वेंसिंग करके उसको इलोंगेट करके ऑन द बेसिस ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के आधार पर जो एक बड़ा जेनेटिक कोड बनता है, उस जेनेटिक कोड के ऊपर स्टडी की जाती है, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं, और उसके बेसिस पे पता किया जाता है कि भाई ह्यूमंस में या जानवरों में ये वायरस कितनी तेजी से फैल सकता है। तो इस प्रकार के जेनेटिक मटेरियल की पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एनालिसिस से जो भी स्टडी वगैरह होती है, जेनेटिक मटेरियल को स्टडी किया जाता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, जानवर में बीमारी कितनी तेजी से फैलेगी, ये सब चीजें चेक की जाती हैं। अब हम आते हैं 1995 पे। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट जेफरी टॉबनबर्गर, ये इन्फ्लुएंजर वायरस पे काम कर रहे थे, ठीक है ना। इनका ये बोलना था, ये इसलिए स्टडी कर रहे थे, 1995 में स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे जेफरी साहब टॉबनबर्गर, इनका ये बोलना है कि भाई कुछ इन्फ्लुएंजा वायरस पैंडेमिक कॉज कर देते हैं, जैसे कोरोना वायरस हो गया, हालांकि 1995 में नहीं था, इतनी कोरोना वायरस तो अभी फैला है, और कुछ वायरस इन्फ्लुएंजा नॉर्मली क्योर हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों है। तो इसलिए स्टडी कर रहे थे यहाँ पे टॉबनबर्गर। टॉबनबर्गर को जेनेटिक मेकअप डालना था आज तक के इन्फ्लुएंजा वायरस के जितने डेडलीस्ट स्ट्रेन थे उन सबका। अब इसमें जो सबसे डेडलीस्ट स्ट्रेन था वो था 1918 का डिजास्टर। आज से 105 साल पहले 1918 में एक ऐसा वायरस निकला जिसने 500 मिलियन, 50 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट किया, और वो उस समय पे दुनिया की 1/3 आबादी थी। और सबसे खास बात यह थी कि 1918 का ये जो वायरस सैंपल था ना, ये 15 से 34 साल के एज ग्रुप के लोगों को इन्फेक्ट करता था। 50 मिलियन, 5 करोड़ लोग मरे हैं इस पर्टिकुलर वायरस से, 1918 की बात हो रही है। कोविड 19 पैंडेमिक से 6.9 लोग मरे, मिलियन, 69 लाख डेथ्स। हालांकि आज की डेट में कोविड के समय पे मेडिकल साइंस काफी एडवांस कर गई है, लेकिन 1918 में मेडिकल साइंस एडवांस नहीं हुई थी, लेकिन तब भी 5 करोड़ की मौत का नंबर बहुत ज्यादा बड़ा था। तो इन्फ्लुएंशिया स्ट्रेन्स में जो 1918 का स्ट्रेन है, इसको सबसे डेडली माना गया। अब उसको स्टडी करने के लिए इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन को स्टडी किया। इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन में दो प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं, एक होता है एच जीन, एक होता है एन जीन। एच को बोलते हो आप हेमाग्लूटिनिन, और एन को बोलते हो न्यूरामिनिडेज, ठीक है ना। हेमाग्लूटिनिन 18 सब टाइप्स होते हैं, H1 से H18, और न्यूरामिनिडेज 11 सब टाइप्स होते हैं, N1 से N11, और इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलते हैं। 1918 का जो एपिडेमिक था ना, वो H1N1 वेरिएंट की वजह से फैला था। 1957 का जो एशियन फ्लू था वो H2N2 वेरिएंट की वजह से फैला था। 1968 का जो हांगकांग वाला फ्लू था वो H3N2 वेरिएंट की वजह से फैला था। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रकार के इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन्स निकलेंगे, वो H और N जीन्स के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। अब अगर आप देखो तो 1918 का फ्लू और 2009 का जो स्वाइन फ्लू वो H1N1 की वजह से हुआ था, लेकिन 2009 का जो स्वाइन फ्लू था वो उतना डेंजरस नहीं था जितना 1918 का फ्लू था। तो भाई ये डिजीज सीवियरिटी में फर्क क्यों है, जब दोनों को इन्फेक्ट करने वाला H1N1 है,
तो 2009 का स्वाइन फ्लू कम खतरनाक है और 1918 का फ्लू ज्यादा खतरनाक था, ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए यहां पे जो टॉबन बर्गर थे, इनको जरूरत पड़ी 1918 के उस इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन की। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि 1920 के बाद वो 1918 वाला वर्जन फ्लू का कहीं देखने को मिला नहीं। बहुत सारे आउटब्रेक हुए थे 1957 में, 68 में, 77 में, लेकिन कहीं पे भी वो 1918 वाला स्ट्रेन नहीं था। तो टॉगन बर्गर इस बात पे आमादा थे कि 1918 वाला ही स्ट्रेन चाहिए यहां पे इस पर्टिकुलर बीमारी को स्टडी करने के लिए। यहां पे इनकी मदद करने आए जोहान हुल्टन। जोहान हुल्टन ने टॉबन बर्गर से बोला कि यार एक काम करते हैं, अलास्का चलते हैं। अलास्का में ये जो आपका ब्रेविग मिशन नाम का गांव है, वहां पे एक मास ग्रेव है। उस मास ग्रेव में जो लोग गाड़े गए थे ना, वो 1918 वाले जो फ्लू वायरस थे उससे इन्फेक्टेड थे। और अलास्का चूंकि ठंडा प्रदेश है, तो उनकी बॉडी भी अब तक जमी होगी और वो जो वायरस का सैंपल है वो भी पूरी तरीके से प्रिजर्व होगा। तो हमको उसी फॉर्म में वायरस का सैंपल अलास्का के ब्रेविग मिशन में मिल सकता है। तो ये बात थोड़ी प्रॉपर लगी यहां पे किसको? जो टॉबन बर्गर को। और फिर जोहान हुल्टन ने ये भी बोल दिया कि पैसे मैं खत्म करूंगा, तो दोनों लोग निकल चले। अब जोहान हुल्टन के लिए डिसीजन बहुत बड़ा था। जोहान हुल्टन 72 साल के हो चुके थे जब 1951 में गए थे, वो केवल 26 साल के थे। लेकिन जब ओवरऑल जब 1997 में जाने लगे तो 72 साल के थे। अगर वो वायरस इनको इन्फेक्ट कर देता ना, तो इनकी मौत तय थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो एक्सप्लोरर्स होते हैं वो किसी भी लेवल का रिस्क लेते हैं। तो अलास्कन परमाफ्रॉस्ट में पहुंचे, वहां पे उन्होंने बॉडी का एक्सह्यूमेशन किया और उसके बेसिस पे सैंपल्स वापस लेके आए। जब आप बोलोगे 1951 में गए तो थे जोहान हुइटन, उस समय पे भी तो सैंपल लाए थे, उसका क्या हुआ? तो उस समय पे जो सैंपल ला रहे थे वापस जर्मनी में, तो बहुत सारे सैंपल्स पहले जमे हुए थे, फिर थॉ हो गए, पिघल गए, फिर से उनको जमाया गया कार्बन डाइऑक्साइड के कूलेंट से। तो इसके बेसिस पे हुआ ये कि जो सैंपल्स पहले एग्ज्यूम किए थे किसने, जोहान हुल्टन ने, वो बर्बाद हो चुके थे, खराब हो चुके थे। इसलिए नए सैंपल्स की जरूरत थी। इसलिए अगस्त 1997 में जोहान हुल्टन टॉबन बर्गर के साथ ब्रेविक मिशन पहुंचे 72 साल की उम्र पे, और यहां पे 1918 के H1 इन्फ्लुएंजा वायरस को इन्होंने एग्ज्यूम किया और उसके बाद उसके ऊपर आज की डेट में पढ़ाई चालू है। अब सबसे खास बात दोस्तों यहां पे यह है कि साइंटिस्ट को एक मिस्ट्री परेशान करती है। इस 1918 के वायरस का फुल जेनेटिक सीक्वेंस निकाला गया। इससे पता चला कि 1918 का जो वायरस था ना, वो एवियन था ओरिजिन में। समझ के बात को? वो वायरस अपने आप को अडॉप्ट कर चुका था और मैमल्स में फैलने की कैपेबिलिटी रखता था। पहले उसने बर्ड्स को इन्फेक्ट किया, फिर उसने ह्यूमंस और स्वाइन को इन्फेक्ट किया। ठीक है ना? पॉइंट ये था कि दोस्तों उस पर्टिकुलर वायरस के अंदर कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को नहीं मिला, कुछ बहुत ही अलग जेनेटिक सीक्वेंस देखने को नहीं मिला। थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले बाकी जेनेटिक सीक्वेंसेस से, जो कि बाकी नॉर्मल थे। तो आज की डेट में बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हैं कि ये जो H1N1 वाला स्ट्रेन था 2018 का, ये इतना खतरनाक कैसे हो गया, इतना वायरल कैसे हो गया 1918 में। इस बात को लेके कई बार क्वेश्चन उठाया जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब वैसे किसी के पास है नहीं। मेरे जैसा लेमैन माइंड जवाब देगा तो मैं यही जवाब दूंगा कि 1918 में बहुत ज्यादा बीमारियां पहले फैली नहीं थी, तो हो सकता है ह्यूमन बॉडी में उस लेवल का रेजिस्टेंस ना हो आज की डेट में मेरे आपके जैसे लोगों के अंदर। ठीक है ना? एवोल्यूशनरी रेजिस्टेंस आ चुका है ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंजास के अगेंस्ट, क्योंकि हमारे इंसिस्टर्स कहीं ना कहीं इन बीमारियों से अफेक्ट हुए हैं, तो नेचुरल इम्यूनिटी आई है। लेकिन हो सकता है 1918 में नेचुरल इम्यूनिटी एग्जिस्ट ना करती हो, इसलिए बड़े स्केल पे लोग मर गए हो। तो ये सारी बात है। तो ये साइंस एंड टेक का आर्टिकल मुझे तो खैर बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। ठीक है ना? स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही। रघुराम राजन साहब यहाँ पे सरकार की PLI स्कीम को थोड़ा क्रिटिसाइज करते नजर आए। अच्छा आर्टिकल है ये भी। पिछले कुछ महीनों में रघुराम राजन साहब, जो कि RBI के फॉर्मर गवर्नर हैं, और मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स राजीव चंद्रशेखर साहब के बीच में कुछ झड़प सी हुई। मिस्टर रघुराम राजन ने दो और इकोनॉमिस्ट के साथ मिलकर डिस्कशन पेपर रिलीज किया और बोला कि जो PLI स्कीम के बेसिस पे केंद्र की सरकार क्लेम कर रही है कि इंडिया बहुत बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का, ये सब फर्जी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। अब रघुराम राजन साहब ने जो रीजनिंग दी कि ये सब फर्जी बातें, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब में नहीं बढ़ रहा, तो मिनिस्टर साहब ने रिटॉर्ट किया कि भाई तुम ये कैसे बोल सकते हो, तुम हाफ ट्रूथ बोल रहे हो, बढ़ रहा है इंडिया। तो अब हम PLI स्कीम की परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रघुराम राजन एंड गवर्नमेंट। देखिए क्या 5 साल पहले गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लॉन्च की थी। इनका यह बोलना था कि मैन्युफैक्चरिंग की इंग्रेडिएंट है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इससे क्या इकोनॉमी भी बढ़ती है, नौकरियां भी क्रिएट होती है, क्योंकि हर पैसा जो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बना रहे हो वो बाकी सेक्टर्स को इंपैक्ट करता है। मैन्युफैक्चरिंग सबसे जॉब इंटेंसिव सेक्टर है। ठीक है ना? और क्या है, बहुत सारी दुनिया भर की इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहती थी। तो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस को बढ़ाने का तरीका है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। स्टिक अप्रोच तो ये है कि इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दो, और कैरेट अप्रोच ये है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को आप इंसेंटिव दो। एक इंसेंटिव था आपका PLI इंसेंटिव।
पीएलआई इंसेंटिव के अंदर ये बोला गया कि जितना बेचोगे उतना इंसेंटिव मिलेगा, 6% तक का इंसेंटिव मिलेगा। तो भैया माइक्रोमार्क, सैमसंग और फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज की बाँछें खिल गई। उन्होंने बोला कि यार इंडिया के अंदर बनाएंगे तो 6% इंसेंटिव मिलेगा, तो उन्होंने इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बना दी। अब फिर देखो तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में इंडिया की जो मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स थे वो $300 मिलियन थे। फाइनेंशियल ईयर 2013 में हो चुके हैं $11 बिलियन। तो $300 मिलियन से 5 साल में $11 बिलियन। तो सरकार तो क्लेम करेगी कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, लेकिन क्या एक्चुअली में बन रहा है? रघुराम राजन साहब कुछ और बोल रहे हैं। अगर आप देखो तो इंडिया इंपोर्ट करता था $3.6 बिलियन के मोबाइल फोन फाइनेंशियल ईयर 2018 में, जो कि $1.6 बिलियन हो गया फाइनेंशियल ईयर 2023 तक। अब रघुराम राजन साहब क्या बोल रहे हैं? रघुराम राजन साहब ने बोला कि जितना भी एक्सपोर्ट बूम है ये फ्लॉड है, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं आया है। इंडिया के अंदर लो लेवल पे एक असेंबली का इकोसिस्टम आया है। रघुराम राजन साहब का यह बोलना है कि जितनी भी मोबाइल फोन में लगने वाले बड़े कंपोनेंट्स हैं, बैटरी हो गई, बॉडी की आउटर केसिंग हो गई, अंदर के वायर्स हो गए, इंटीग्रेटेड चिप्स हो गई, ये बाहर के कंट्रीज में मैन्युफैक्चर होते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन, कैमरास, बैटरीज, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, और ये सब चीजें इंडिया के अंदर इंपोर्ट होती हैं। इनको यहां पे बस असेंबल कर दिया जाता है और असेंबल्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो जब फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 2023 के बीच में इंडिया का एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बढ़ रहा था, उसी समय पे जो अलग अलग कंपोनेंट्स का इंपोर्ट था वो भी बढ़ रहा था। तो रघुराम राजन साहब ये दिखाना चाह रहे हैं कि फॉक्सकॉन, एप्पल, माइक्रोमार्क, सैमसंग जैसी कंपनीज ने कोई मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के इंडिया के अंदर ट्रांसफर नहीं किया है। इन्होंने बस इतना किया है कि अपने फॉरेन मेड जो आप कह लो कंपोनेंट्स हैं उनको इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया, इंडिया के अंदर एक छोटी सी असेंबली लाइन बना दी, उस असेंबली लाइन के अंदर उन सारे प्रोडक्ट्स को असेंबल कर दिया, उनको मेक इन इंडिया का नाम दे दिया और उसको इंडिया से एक्सपोर्ट करने लगे, और 6% का इंसेंटिव उठा लिया पीएलआई स्कीम से। रघुराम राजन साहब का बोलना है कि ये तो फर्जीवाड़ा है। अरे भाई, पीएलआई स्कीम में जो पैसा आप 6% यहां पे इन कंपनियों को दे रहे थे, इनको आप वेलफेयर मेजर्स में लगा सकते थे, सोशल मेंबर्स में लगा सकते थे। तो केवल इन कंपनियों को इंडिया के अंदर चीजें असेंबल कर देने के लिए इतना पैसा दे देना सही नहीं है। ये रघुराम राजन साहब का लॉजिक है। मिनिस्टर साहब का क्या लॉजिक है? मिनिस्टर साहब ने बोला है कि भाई तुम तो बिजनेस के बेसिक्स को ही नहीं समझते हो। अरे इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है, जो की इंपोर्ट्स है, जरूरी तो ना सब मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग लग रहा हो सकता है कुछ स्क्रीन मतलब डीएसएलआर कैमरेज की, कंप्यूटर की मॉनिटर्स की स्कीम लग रहा हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लग रहा हो, किसी भी चीज में लग सकता है। और लॉन्गर टर्म में देखिए, लॉन्गर टर्म में पीएलआई जैसी स्कीम की जरूरत होगी जब इंडिया के अंदर असेंबली लाइन की यूनिट आएगी, तो ही धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट आएगी। आप सोचो कि इंडिया एकदम से खड़े होकर बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करने लगेगा, नहीं करेगा। बड़े स्केल पे जब फॉक्सकॉन, माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी इंडिया के अंदर अपनी असेंबली लाइन को रखेंगी, तो कल की डेट में वो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में भी कन्वर्ट होगा। तो आज की डेट में भले ही बड़े स्केल पे पूरी मैन्युफैक्चरिंग ना हो रही हो, असेंबली हो रही हो, लेकिन उस असेंबली में भी मैन्युफैक्चरिंग का ही एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन इन्वॉल्व है, एक बहुत बड़ा आप कह लो एम्प्लॉयमेंट देने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। हम एकदम से पहली बॉल पे छक्का नहीं मार सकते। सचिन एक दिन में नहीं बनता है इंसान, सचिन बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा राजीव चंद्रशेखर साहब बोल रहे हैं। अब आप बताओ भाई, आपका क्या बोलना है यहाँ पे? ठीक है ना, ये मैं आपको जानना चाहूंगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना, रघुराम राजन साहब भी जो बात बोल रहे हैं वो कुछ हद तक सही है, जो चंद्रशेखर साहब जो हमारे मिनिस्टर साहब है, सरकार जो बात बोल रही है वो भी कुछ हद तक सही है। ठीक है ना भाई? तो क्या गलत है क्या सही है, इसको आप बताने की कोशिश करिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और फाइनली नॉर्थ सी से लेके एक आर्टिकल है, यूके की सरकार भले ही इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करती है, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है, बट वो एक्चुअली में ऐसा कुछ कर नहीं रहे। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक साहब ने रिसेंटली ब्रिटेन के कोस्ट पे जो फॉसिल फ्यूल ड्रिलिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको सपोर्ट किया है। अब इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स इससे नाराज है। इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स का बोलना है इससे इरिवर्सिबल क्लाइमेट चेंज होगा। 31 जुलाई को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करता है। ब्रिटेन ज्यादा एनर्जी इंडिपेंडेंट बढ़ने की तरफ जा रहा है। एक नॉर्थ सी ट्रांजिशन अथॉरिटी बनाई गई जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर रेगुलेटिंग ऑयल, गैस एंड कार्बन स्टोरेज इंडस्ट्रीज। ठीक है ना भाई? तो यहां पे अगर आप देखो तो 100 लाइसेंसेस बांटे गए फर्स्ट राउंड में। ओके, ज्योग्राफिकली जो नॉर्थ सी है वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में आता है। नीदरलैंड्स, बेल्जियम एक साइड पे, फ्रांस एक साइड पे, नॉर्वे एक साइड पे। 1958 का जेनेवा कन्वेंशन ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये पहला इंटरनेशनल लेजिस्लेशन है जो कि इन सारी कंट्रीज के राइट्स की बात करता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, जो कि इनकी कोस्ट लाइन पे, और इसके थ्रू नॉर्थ सी के अंदर फॉसिल फ्यूल्स का एक्सप्लोरेशन किया जाता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी यहाँ पे सामने रखा गया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, यूके की पार्लियामेंट ने कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट फाइन किया अप्रैल में 1964। ठीक है भाई?
इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट में 1964 में ये जो 1958 का जेनेवा कन्वेंशन है, इसके हिसाब से फॉसिल फ्यूल के एक्सप्लोरेशन की बात हुई उन पर्टिकुलर इलाकों में कॉन्टिनेंटल शेल्फ के जो कि यूके के डोमेन के अंदर आते थे। पहला जो लाइसेंस था एक्सप्लोरेशन का यूके नॉर्थ सी में, वो ब्रिटिश पेट्रोलियम नाम की कंपनी को दिया गया सितंबर 1964 में। बाद में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने नेचुरल गैस ढूंढी नॉर्थ सी में, ठीक है ना। 1970 में पहली बार ये गैस ढूंढी गई अबरदीन स्कॉटलैंड के पास। 15 सालों तक बीपी ने 15 फील्ड ढूंढे यूके के नॉर्थ सी में, बड़े स्केल पर प्रोडक्शन हुआ। नॉर्थ सी में 1999 में प्रोडक्शन पीक किया, 1,37,099 टन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस लिक्विड पैदा किया। 2022 तक ये प्रोडक्शन 38,37,000 टन पे आ चुका है। अब सबसे खास बात, ऑफशोर ड्रिलिंग। ऑफशोर ड्रिलिंग मतलब समुंदर के अंदर जाके ड्रिलिंग। ऑनशोर होता है जमीन के ऊपर ड्रिलिंग, ऑफशोर होता है समुंदर के अंदर जाके ड्रिलिंग। यूएस बेस्ड एडवोकेसी ग्रुप नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल का यह बोलना है कि ऑफशोर ड्रिलिंग एक तो वर्कर्स को, वाटर्स को और वाइल्ड लाइफ को सबको रिस्क पे रखता है। समुंदर और ओशंस के अंदर जब आप फॉसिल फ्यूल ढूंढते हो तो क्लाइमेट चेंज एग्रेवेट होता है, ओशन की वार्मिंग बढ़ती है और उसके साथ साथ जो वहां पे लोकल इकोलॉजी है वो तबाह हो जाती है। कैसे तबाह हो जाती है? कोरल रीफ्स ये तबाह हो जाते हैं, मैरीन इकोसिस्टम को तगड़ा नुकसान है, वाटर्स एसिडिक हो जाते हैं, कार्बन पॉल्यूशन ओशंस में बहुत तेजी से बढ़ता है। तो मार्च 2023 में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी यूके पार्लियामेंट की, वहां पे क्लाइमेट चेंज कमेटी ने यूके की सरकार को ये राय दी अपने एमिशंस टारगेट को लेके कि यूके को क्लाइमेट चेंज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो एक तरफ पे यूके डेवलप्ड कंट्रीज है, इसको बहुत तेजी से क्लाइमेट चेंज को प्रमोट करना है। दूसरी तरफ यूके यहां पे गैस और ऑयल के एक्सप्लोरेशन का काम चालू कर रहा है। तो जो नेशनल एडेप्टेशन प्लान है यूके का, ये स्टैट्यूटरी प्रोग्राम से जो कि यूके की सरकार चलाती है यूके को क्लाइमेट चेंज के लिए तैयार करने के लिए। उनके क्लाइमेट चेंज एक्ट के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। तो जो सेकंड नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम था वो 2018 से लेकर 2023 के टाइम पीरियड का था। तो ये जो क्लाइमेट चेंज कमेटी थी यूके की, उसने ये बोला कि जो नेशनल एडेप्टेशन प्लान के अंदर और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के हिसाब से जितना यूके को करना चाहिए उतना यूके यहां पे कर नहीं रहा है। यूके के नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है ना पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में, वो पूरे नहीं हो पाएंगे अगर यूके इतने बड़े स्केल पे नॉर्थ सी में ऑयल वगैरह की ड्रिलिंग करता है। तो बेसिकली ये डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को राय देती फिरा करती हैं और अपनी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटाने की कोशिश कर रही हैं। आज की डेट में इतना भी इन्वायरमेंट को ये लूट के शांत नहीं बैठे हैं, आज की डेट में और तेजी से ये इन्वायरमेंट को लूटने की बात कर रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसेस के एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं। अब लेट्स सी आगे यहाँ पे क्या निकल के आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा डिटेल्ड तरीके से, एनालिटिकल तरीके से चीजें आपके लिए लेके आता हूँ। 7 या 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही थे, 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लिए। आपके व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे आइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।